नमस्कार। हाँ, काफी चर्चा में रही ये फिल्म। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इससे जुड़े कई स्रोत हैं, कहानी के सारांश हैं, कुछ व्याख्या स्क्रिप्ट्स भी हैं हाँ। जो किरदारों के मनोविज्ञान और कहानी के गहरे मतलब पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। अच्छा। आज का हमारा मिशन है मतलब इस फिल्म की कहानी को परत दर परत खोलना। हम देखेंगे कि कैसे एक हंसता खेलता बिल्कुल सामान्य सा दिखने वाला परिवार हाँ, एक अजनबी के आने से अचानक एक भयानक बुरे सपने में फंस जाता है। सही कहा। और ये सिर्फ कोई भूत प्रेत या वो कहते हैं ना काले जादू की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डर की, विश्वास की और हाँ, परिवार की जो ताकत होती है उसकी भी लड़ाई है। हाँ, ये पहलू बहुत अहम है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस कहानी के अंदर क्या क्या छिपा है। जरूर। तो कहानी का आगाज होता है कबीर के परिवार से। कबीर, अजय देवगन ने निभाया है ये किरदार। हम्म। उनकी पत्नी ज्योति मतलब ज्योतिका, उनकी बेटी जानवी और बेटा ध्रुव, ये लोग एक प्यारी सी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, घर में सुकून है, आपसी समझ है, रोजमर्रा की वो छोटी मोटी नोकझोंक होती है। वो तो हर घर में होती है। हाँ, पर कुल मिलाकर सब ठीक चल रहा है, एकदम नॉर्मल। और हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि फिल्म शुरुआत में ना थोड़ा वक्त लेती है ये नॉर्मल जिंदगी दिखाने में। हाँ, ताकि दर्शक उनसे जुड़ सकें। उनकी खुशियां, उनके छोटे छोटे पल, सब कुछ बहुत रिलेटेबल सा लगता है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि जब तक हम उनकी वो खुशी और शांति महसूस नहीं करेंगे ना, तब तक उस पे जो खतरा आने वाला है उसकी भयावहता का अंदाजा नहीं लगेगा। सही बात है, वो कॉन्ट्रास्ट। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट ही कहानी के असर को गहरा बनाता है। बिल्कुल। और फिर इसी सुकून भरी जिंदगी में एंट्री होती है वनराज कश्यप की। आर माधवन, क्या कमाल का काम किया है। हाँ, वाकई। तो पहली मुलाकात में ये वनराज बेहद आकर्षक, मिलनसार, मददगार लगता है। हाँ, एकदम चार्मिंग। वो परिवार से इतनी मतलब सहजता और अपनेपन से मिलता है कि किसी को शक की गुंजाइश ही नहीं लगती। यही पर ना एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है जिस पर हमारे श्रोता भी इशारा करते हैं। क्या? कि बुराई या खतरा हमेशा डरावने रूप में नहीं आता। अक्सर वो बहुत आकर्षक, भरोसेमंद चेहरे के पीछे छिपा होता है। वनराज का जो शुरुआती व्यवहार है वो इतना परफेक्ट है कि वो किसी के भी डिफेंस को तोड़ सकता है। हाँ, वो शील्ड नीचे करवा देता है। बिल्कुल, उसका ये रूप ही उसे घर के अंदर आने और परिवार के बीच अपनी जगह बनाने में मदद करता है। हाँ, बहुत चालाकी से वो अपनी जगह बना लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका असली वो भयानक चेहरा सामने आने लगता है। उसका इरादा नेक नहीं बल्कि शैतानी है। वो असल में परिवार की बेटी जानवी को उसको अपने वश में करना चाहता है, जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है शायद उस वक्त। हाँ, और इसके लिए वो इस्तेमाल करता है काला जादू, सम्मोहन और कुछ अजीब रहस्यमयी से लगने वाले शब्द या मंत्र। हाँ, वो तरीके बहुत डिस्टर्बिंग हैं। हमारे पास जो कहानी के सारांश हैं उनमें बताया गया है कि कैसे वो जानवी की आंखों में देखकर या शायद उसे कुछ खिलाकर उसके दिमाग और शरीर पर नियंत्रण पा लेता है। उफ। ये देखना ही मतलब सिहरन पैदा करता है। और ये नियंत्रण सिर्फ सतही नहीं है, ये बहुत गहरा है। मतलब सूत्रों के मुताबिक जानवी का पूरा वजूद ही बदल जाता है। कैसे? उसकी आंखें एकदम खाली, बेजान सी हो जाती हैं, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। उसकी हरकतें अजीब और डरावनी होने लगती हैं। वो अपने ही परिवार के लिए खतरा बन जाती है, लेकिन सिर्फ वनराज के हुक्म पर। अपने ही माँ बाप के खिलाफ। हाँ, सोचिए माँ बाप के लिए ये कितना भयानक मंजर होगा। अपनी ही बेटी को इस तरह देखना, उसे पहचान ना पाना और ये जानना कि वो किसी और के इशारों पर नाच रही है, ये तो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक है। बिल्कुल। और स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब वनराज अपना डर का खेल खुलकर खेलना शुरू करता है। हाँ, फिर वो मास्क उतर जाता है। हाँ, वो परिवार को सीधे सीधे धमकाता है। एक स्रोत में तो इस बात का जिक्र है कि वो कबीर से कहता है, तुम्हारी बेटी अब मेरी कठपुतली है, जो मैं कहूंगा वो करेगी। बाप रे। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसी से इसके भाई अम्मा को नुकसान पहुंचवा दूंगा। हे भगवान, मतलब पूरी तरह से लाचार कर देना। हाँ, इस धमकी के बाद तो कबीर और ज्योति पूरी तरह असहाय महसूस करने लगते हैं। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो वनराज की हर बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता। कोई चारा नहीं। यहीं पर वनराज की जो क्रूरता है वो साफ दिखती है। वो जानता है कि माता पिता की सबसे बड़ी कमजोरी उनके बच्चे होते हैं। वो जानवी को सिर्फ अपने वश में नहीं करता, बल्कि उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है उसी के परिवार के खिलाफ। उनका घर, जो उनकी सेफ जगह थी, हाँ, सुरक्षित पनागा, अब एक जेल बन जाता है जहां कैदी भी वो खुद हैं और जेलर भी उनके बीच ही बैठा है। बिल्कुल।
घर में रहकर वनराज उन्हें मानसिक रूप से तोड़ता है। हाँ, वो टॉर्चर। उन्हें अपमानित करता है, उनकी बेबसी का मजाक उड़ाता है, उनसे अजीबोगरीब और मतलब घिनौनी हरकतें करवाता है। हाँ, कुछ सीन तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। एक स्रोत में इस बात का जिक्र है कि कैसे वो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करता है, उनके आपसी भरोसे को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वो और कमजोर पड़ जाएं। बिल्कुल। और ये जो मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना है ना, ये शारीरिक हिंसा से कहीं ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है। सही कहा। वनराज का असली लक्ष्य शायद जानवी पर कब्जा बनाए रखना उतना नहीं है जितना कि परिवार की हिम्मत, उनके आत्मसम्मान और उनकी एकता को पूरी तरह नष्ट कर देना है। वो उनके डर को खाता है। हाँ, उनकी लाचारी से अपनी ताकत बढ़ाता है। हमारे जो व्याख्या स्क्रिप्ट्स हैं वो इस पहलू पर खास जोर देते हैं कि वनराज सिर्फ एक बाहरी शैतान नहीं, बल्कि वो परिवार के अंदर के डर और शक को उजागर करने वाला एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट भी है। अच्छा, कैटलिस्ट मतलब वो सिर्फ बुराई नहीं कर रहा, वो अंदर की बुराई या डर को बाहर ला रहा है। हाँ, एक तरह से वो उनकी दबी हुई कमजोरियों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इस मुश्किल हालात में कबीर अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, जाहिर है। हाँ, एक पिता क्या नहीं करेगा। वो गिड़गिड़ाता है, गुस्सा दिखाता है, वनराज से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। क्योंकि जानवी की जान दांव पर लगी है। हाँ, क्योंकि हर बार वनराज जानवी की जान को खतरे में डाल देता है। कबीर एक पिता के तौर पे पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि वो हार गया है, कि वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहा। वो हेल्पलेसनेस, वो बहुत दर्दनाक है देखना। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, शायद तभी उसे असली रास्ता दिखता है। यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कबीर को धीरे धीरे एक बात समझ आने लगती है। क्या? उसे ये एहसास होता है कि वनराज की असली ताकत शायद उसके काले जादू या मंत्रों में उतनी नहीं है जितनी उनके डर में है। जब तक वो डरते रहेंगे, वनराज ताकतवर बना रहेगा। ये एक बेहद महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है ना? बिल्कुल। डर एक ऐसा भाव है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, हमें पंगु बना देता है। हाँ। वनराज इसी डर का फायदा उठा रहा था। उसका जादू, उसका सम्मोहन तभी तक प्रभावी था जब तक परिवार उसके असर पे यकीन कर रहा था और उससे खौफ खा रहा था। मतलब उनका यकीन ही उसकी ताकत थी। हाँ, जैसे ही ये यकीन और खौफ कमजोर पड़ेगा, उसका नियंत्रण भी ढीला पड़ने लगेगा। कई व्याख्या स्क्रिप्ट्स इसे सिर्फ अलौकिक घटना की तरह नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरह देखते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वाह। हाँ, जहां डर सबसे बड़ा हथियार है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। यानी जादू से ज्यादा दिमाग का खेल चल रहा था काफी हद तक। तो इस एहसास के बाद कबीर क्या करता है? कबीर फैसला करता है कि अब डरना बंद करना होगा। उसे पता है कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकता, उसे अपने परिवार को साथ लेना होगा। सही। वो ज्योति और खासकर जानवी को ये समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें वनराज की बातों में आना बंद करना होगा, उसके हुक्म को मानने से इनकार करना होगा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा, खासकर जानवी के लिए जो पूरी तरह उसके वश में थी। बेशक ये आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहीं पर परिवार की जो अंदरूनी शक्ति है, उनका जो आपसी प्यार है, वो काम आता है। कबीर और ज्योति मिलकर जानवी के अंदर की हिम्मत को जगाने की कोशिश करते हैं। उसे याद दिलाते हैं कि वो कौन है। और क्या होता है फिर? और जैसे ही परिवार एकजुट होकर डर को परे रखकर वनराज का विरोध करना शुरू करता है, उसके असर में कमी आने लगती है। सच में? हाँ, उसका मनोवैज्ञानिक दबदबा और वो जो जादुई पकड़ थी, दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। अच्छा, तो एकता में सचमुच बल है। बिल्कुल। यहाँ एकता का मतलब सिर्फ साथ खड़े होना नहीं है, बल्कि एक साझा इरादे से, एक शेयर्ड रिजॉल्व से डर का सामना करना है। सही। जब डर सिर्फ एक व्यक्ति का होता है तो वो हावी हो जाता है, लेकिन जब पूरा परिवार एक होकर उस डर को चुनौती देता है, तो उनकी वो जो सामूहिक इच्छा शक्ति है, कलेक्टिव विल, वो उस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे धकेलने लगती है। वाह। उनका एक साथ नहीं कहना ही वनराज के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इसके बाद क्या होता है? क्या मतलब टकराव होता है? हाँ, इसके बाद आता है फिल्म का क्लाइमैक्स। ओके। कबीर और वनराज के बीच अंतिम निर्णायक टकराव।
लेकिन इस बार कबीर सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं लड़ रहा होता, नहीं। उसके पास मानसिक दृढ़ता होती है और सबसे बड़ी बात अपने परिवार का साथ होता है। हाँ, वो सपोर्ट। वो अब वनराज से डर नहीं रहा बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर लड़ रहा है। और सूत्रों के अनुसार इसी दौरान जानवी भी वो धीरे धीरे वनराज के चंगुल से बाहर आने लगती है। अच्छा। शायद अपने माता पिता की हिम्मत देखकर या शायद उनके एकजुट विरोध से वनराज की शक्ति कमजोर पड़ने के कारण वो भी अंदर ही अंदर उस काले जादू से लड़ रही होती है, अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। हाँ, वनराज अपनी हार सामने देखकर आखिरी बार पूरी ताकत लगाता है। वो शायद जानवी को फिर से पूरी तरह अपने वश में करने की कोशिश करता है या कोई और भयानक चाल चलता है। लेकिन इस बार परिवार का कवच, उनकी एकता, उनका साहस और उनका डर पर पाया हुआ काबू इतना मजबूत होता है कि वनराज का हर वार बेकार जाता है। उसका जादू टूट जाता है पूरी तरह, उसका जादू पूरी तरह टूट जाता है और अंत में वनराज हार जाता है। हाँ, उसका आतंक खत्म हो जाता है। परिवार आखिरकार उस शैतान से मुक्त हो जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की, डर पर हिम्मत की जीत है। हाँ, लेकिन ये जीत सिर्फ बाहरी दुश्मन पर नहीं है जैसा आप कह रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीत परिवार की अपने अंदर के डर पर भी है। फिल्म का सार यही है कि असली शैतान शायद वो बाहरी शक्ति उतनी नहीं जितना कि हमारा अपना डर, हमारी अपनी कमजोरियां और हमारा आपसी अविश्वास होता है। सही बात है। जब हम इन्हें जीत लेते हैं तो बाहर का कोई भी शैतान हमें हरा नहीं सकता। तो इस पूरी कहानी और हमारे स्रोतों के विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? परिवार बच तो जाता है, लेकिन जाहिर है ये अनुभव उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है। हाँ, वो ट्रॉमा तो रहता ही है। कबीर को खास तौर पर यह समझ आता है कि खतरा हमेशा दरवाजा खटखटाकर या डरावने रूप में नहीं आता। कभी कभी वो मुस्कुराहट और मीठी बातों का लिबास पहन कर आता है और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही। और फिल्म का जो केंद्रीय संदेश है, जिसे हमारे कई स्रोतों ने रेखांकित किया है, वो यही है, डर बुराई का भोजन है। डर बुराई का भोजन है। इंटरेस्टिंग। हाँ, डर ही उसे पालता पोसता है, ताकत देता है, जबकि हिम्मत, परिवार का साथ और एक दूसरे पर अटूट विश्वास, ये वो ताकतें हैं जो किसी भी मुश्किल, किसी भी नकारात्मक शक्ति, किसी भी शैतान को हरा सकती हैं। और ये बात सिर्फ फिल्म के काले जादू तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी में आने वाली हर चुनौती पर लागू होती है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई परिस्थिति हो या हमारा अपना कोई अंदरूनी संघर्ष हो। तो मतलब ये हुआ कि असली रणभूमि शायद हमारे आसपास की दुनिया से ज्यादा हमारे अपने मन के अंदर होती है। हाँ, जहाँ डर और विश्वास की लड़ाई चलती रहती है। काफी हद तक। हाँ, ये कहानी हमें इसी दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। और यहाँ एक अहम सवाल भी खड़ा होता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? सवाल ये कि असल जिंदगी में जहाँ कोई काला जादू या मंत्र नहीं होते, हाँ, हम कैसे पहचाने कि कब किसी का दोस्ताना या आकर्षक व्यवहार सिर्फ एक मुखौटा है? कैसे समझे कि कौन भरोसे के लायक है और किसके इरादे नेक नहीं है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। खासकर तब जब हम खुद किसी मुश्किल में हो या डरे हुए हो। हाँ, तब हमारी परखने की शक्ति वैसे ही कमजोर हो जाती है। हाँ, तब तो और मुश्किल हो जाता है। विश्वास और जरूरत से ज्यादा शक या कह ले अंधा विश्वास, इसके बीच की वो जो बारीक लकीर है, हाँ, वो कहाँ है? कहाँ है वो रेखा? ये वो सवाल है जिनके जवाब शायद हमें ये कहानी या इस पर सोचना हमें ढूंढने पर मजबूर करता है।